नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न को भी हम साथ ही में सॉल्व करते हैं। ये एक डेली करंट अफेयर प्रोग्राम है, मतलब इसकी वीडियोस आपको रोजाना उपलब्ध होती है। शाम को 5 बजे की टाइमिंग है। इस करंट अफेयर वीडियोस को लाने का एक ही उद्देश्य है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर आता है उसको थोड़ा आसान, थोड़ा सुलभ बना दिया जाए। अंग्रेजी माध्यम में देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ लेते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है प्रिपरेशन को करना, खासकर करंट अफेयर की। लेकिन चूंकि हम हिंदी में तैयारी करते हैं तो मेरी टीम के द्वारा ये एक आप कह सकते हैं इनिशिएटिव शुरू किया गया कि अब इंग्लिश न्यूज़पेपर से टॉपिक्स को लें लेकिन उनको हिंदी में आपको उपलब्ध कराएं। जो हमारी स्क्रीन पर चलती हैं चीज़ें वो भी हिंदी में होती हैं और मैं तो आपसे हिंदी में बात करती हूँ। इस तरीके से 1.5 साल का करंट अफेयर पूरा करने का टारगेट हमारी तरफ से रखा गया है। 2023 के एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 भी अगर आपका टारगेट है तो इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, इन वीडियोज़ को लगातार रोज़ाना देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर डेली ही प्रिपेयर होता है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आज अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको समय मिले तो पिछले वाले वीडियोस को कवर कर लिएगा, लेकिन आज से कम आप जो है रेगुलर हो जाइए। अपने डेली रूटीन में आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं शेड्यूल में फिक्स कर लीजिए कि इन वीडियो को देखने का एक टाइम आप निश्चित कर लीजिए। वो रात को भी हो सकता है, वो अगले दिन की सुबह भी हो सकता है। शाम को 5 बजे वीडियोस मिल जाती है, एक फिक्स टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो डेली शेड्यूल है उसमें एक समय निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वचन देना होगा कि आप इनको रोजाना फॉलो करेंगे, तभी आपको इनका लाभ भी मिलेगा। तो आइए, काफ़ी बातें हो गई, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी, संस्कृति आईएएस पर सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है। 20 जून से आरंभ होगा। क्लासेस की टाइमिंग शाम को 6:30 बजे रहेगी। इस बैच में ना सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, बल्कि लाइव कोर्स के जरिए लाइव क्लासेस को भी अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। संस्कृति आईएएस का अपना एक ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आइए स्क्रीन पर करते हैं फोकस और बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से 5 टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो अजीत डोभाल, इनका नाम किसने नहीं सुना होगा? मुझे लगता है भारत का बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता है। ये पुलिस सर्विस में थे, उसके बाद ये जो है आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस के अंदर चले गए। अपना जो भी इनका पूरा करियर रहा है उसमें इन्होंने इंटेलिजेंस वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें ज़्यादा काम किया है। इनके बारे में ये भी माना जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान में कुछ साल एक छुपे हुए जासूस के रूप में भी काम किया हुआ है और अभी ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। मैं अचानक से आपको इनके बारे में क्यों बता रही हूँ? देखिए, ये कोई ऑटोबायोग्राफी का वीडियो नहीं है, हम तो करंट अफेयर पढ़ते हैं। दरअसल ब्रिक्स का एक वर्चुअल समिट होना है। उस वर्चुअल समिट से पहले जो ब्रिक्स की 5 कंट्रीज़ हैं उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनका एक समिट जो है हुआ है और भारत की तरफ से इस समिट में जो श्री अजीत डोभाल जी हैं उन्होंने देखिए पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इसका मतलब इनकी पोस्ट के बारे में जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है और आई एम तो वेरी प्राउड कि ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो मुझे इस बात से ही बेहद खुशी हो जाती है। खैर, आइए समझते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उन्होंने चीनी जो एनएसए है यांग जीची उनके द्वारा आयोजित एक आभासी ब्रिक्स बैठक में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य क्या था? जो 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनके 5 देशों के समूह के भीतर राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और इस पर बातचीत करना। ये तो एक कंटेक्स्ट था, ठीक है, इसके बारे में तो हम ज़्यादा क्या ही जानेंगे। लेकिन जो ये पोस्ट है और इस पोस्ट से संबंधित
संबंधित और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वैसे भी अवेलेबल नहीं रहती है, खासकर जितनी भी इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सलाहकार मतलब क्या, एक एडवाइज़र, एक परामर्शदाता। ठीक है, ये देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसके मुख्य कार्यकारी होते हैं, मेन एग्जीक्यूटिव हैं, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं उन पर ये प्राथमिक परामर्शदाता होते हैं। पीएम को अगर नेशनल या इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित किसी मुद्दे पर कोई सलाह देता है तो वो देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही होता है। इसका मतलब ही है कि बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला एक पोस्ट है। ठीक बात है। अब देखिए जो इसको पद को सबसे पहले सर्जित किया गया तो 1998 में किया गया, मतलब आज़ादी के बाद से नहीं था। और कौन से प्रधानमंत्री थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके द्वारा इस पोस्ट को देखिए बनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति देखिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, क्योंकि एक्चुअली में ये उन्हीं के साथ एकदम क्लोज रिलेशनशिप में काम भी करते हैं। ठीक बात है। अब जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं, जैसे रॉ का नाम कौन नहीं जानता होगा, ठीक है, और बॉलीवुड तो इसको लेकर कितनी मूवीज बनाता है ये तो हम जानते ही हैं। तो जो अनुसंधान और विश्लेषण विंग है यानी कि रॉ है, और जो हमारी खुफिया ब्यूरो है यानी कि इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो जो हमारे ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि डे टू डे लाइफ में ये जो भी हमारी खुफिया दो आप कह सकते हैं संस्थाएं हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ क्लोज इंटरेक्शन में रहती हैं। ठीक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए दिसंबर 1998 में एक टास्क फोर्स जो थी उसके सिफारिशों पर सरकार ने सुरक्षा के मामले में एक त्रिस्तरीय ढांचा जो है अपनाया था। इस त्रिस्तरीय ढांचे में एक राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद का सचिवालय है ये होता है। ये जो सचिवालय है ये देखिए एक सर्वोच्च संस्था है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली अपने आप में क्या है, टॉप की संस्था है। उसका जो आप कह सकते हैं पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो सचिवालय के द्वारा होता है। ठीक बात है। तो ये क्या सर्वोच्च संस्था है, उसका जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही होते हैं। राइट। अब ये ध्यान रखिएगा रणनीतिक नीति समूह एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप भी होता है। रणनीतिक नीति समूह के प्रमुख कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं, लेकिन 2018 में नियमों में कुछ बदलाव किया गया था और कैबिनेट सचिव की जगह जो एनएसए है उनको ही इसका प्रमुख बना दिया गया था। ये सारा का सारा देखिए एग्जीक्यूटिव बेस पर काम होता है, यानी कि जो हमारी कैबिनेट होती है, जो हमारे पीएम होते हैं, वो अपने ही बेस पर इन सब चीज़ों से संबंधित नियम कानून बनाते रहते हैं। ठीक बात है। चलिए, तो ध्यान रखना है वैसे तो कैबिनेट सचिव प्रमुख होते थे, लेकिन 2018 में रूल आया था कि एनएसए को प्रमुख बना दिया जाएगा। सही बात। इसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पॉलिसी बनाई जाती है उसको ये बनाती है। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। भाई नेशनल लेवल की सिक्योरिटी की बात हो रही है और कोई ग्रुप है तो उसमें तीनों सेना के प्रमुख तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। ठीक है। इसके अलावा जो खुफिया ब्यूरो है और जो रॉ के चीफ हैं वो भी शामिल होते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो पॉलिसी निर्माण से संबंधित जो है सिफारिशों को भेजना है। तीसरा इसके अंदर होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, वरिष्ठ जो सेनानिवृत्त अधिकारी है, भाई जो फिलहाल रिटायर हो गए हैं बट उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि वो टीवी डिबेट पर नहीं जाते हैं, वो यहाँ आते हैं और फिर यहाँ पर अपनी वैल्यू एडिशन वाली इनपुट्स देते हैं। आजकल की टीवी डिबेट्स गिव्स मी हेडेक। ओके, खैर इसके अलावा देखिए नागरिकों के साथ साथ कुछ मिलिट्री से संबंधित लोग, कुछ एजुकेशन से संबंधित लोग, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से कुछ जो संबंधित लोग हैं, विदेशी मामले, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक मामलों में जो विशेषज्ञता रखते हैं वो लोग देखिए इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है। तो एक बोर्ड है, इसमें काफ़ी सारे लोग जो है शामिल रहते हैं। इसके द्वारा जो सिफारिशें सुझाई जाती हैं उनको फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास भेजा जाता है। 2001 में जो परमाणु नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, इसके अलावा 2002 में सामरिक रक्षा समीक्षा जो हुई थी और 2007 में जो राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा की गई थी, ये सारा का सारा काम इसी बॉडी के द्वारा किया गया था। तो पता चलता है अपने आप में कि अगर हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी ड्राफ्ट को लेके कोई काम कर रहा है मतलब वो कितनी महत्वपूर्ण एक संस्था होगी। राइट। तो ये इस टॉपिक के बारे में एक बेसिक डिटेल थी जो आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो चलिए ये आप समझ गए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, कुछ कथन आपको दिए गए हैं, उन कथनों पे आपको विचार करना है। तो पहला कथन क्या है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये भारत में सर्वप्रथम इस पद का जो सृजन किया गया वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। तो हमने अभी पढ़ा है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये बात गलत है। ये सारा का सारा एग्जीक्यूटिव लेवल पर, कार्यकारी के बेस पर काम होता है, और हमने अभी पढ़ा जो पीएम है उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। फिर देखिए जो अनुसंधान और विश्लेषण विंग है और जो हमारा आज सूचना ब्यूरो है वो अपनी रिपोर्ट इसे सौंपता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने पढ़ा कि दोनों एजेंसीज एनएसए के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में काम करती है, राइट। चलिए, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो केवल दूसरा सही नहीं है, तो मतलब जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ तक आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, इसी तरह आपने आगे भी चले रहना है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पृथ्वी 2 मिसाइल। ये देखिए न्यूज़ में है, क्यों है, क्योंकि इंडिया ने जो है अभी एक टेस्ट फायर किया था जो न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल है उसका। ठीक है, तो देखिए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उड़ीसा के चांदीपुर स्थित जो हमारा एकीकृत परीक्षण केंद्र है वहाँ से कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। 2 कीवर्ड, कम दूरी की है, दूसरा क्या है, बैलिस्टिक है, राइट। अब देखिए जो परमाणु सक्षम है, तीसरा कीवर्ड, जो परमाणु सक्षम अग्नि मिसाइल है इसका परीक्षण जो किया गया था, ठीक है, जो हमने पढ़ा भी था करंट अफेयर में, उसके 10 दिन बाद ही भारत ने अपनी अन्य परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी का परीक्षण भी किया है, और जो ये है ये भी परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर भारत ने 2 ऐसी मिसाइल्स का टेस्ट फायर किया है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, राइट। तो मतलब इंडिया क्या है, एक अच्छा खासा काम इस दिशा में कर रहा है। इसको देखिए स्वदेशी रूप से जो है विकास किया गया है, और ये क्या है, सतह से सतह पर यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। अगर मारक क्षमता की बात करें तो 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर भी आपको कुछ न्यूज़पेपर में लिख जाएगा, वो भी है, अलग अलग क्लासेस है, मैं बता दूंगी। ठीक है, 1 टन तक का पेलोड ले जा सकती है। तरल ईंधन वाले 2 इंजन इसके अंदर रहते हैं, लिक्विड जो आपका है ईंधन वो इसमें रहता है। ये देखिए एक पिक्चर दिखाई हुई है, आप देख सकते हो। फिर जो हमारा DRDO, डिफेंस रिसर्च जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और ये पहले से ही, ऐसा नहीं कि अभी इसको जो टेस्ट फायर किया तो अब इसको शामिल करेंगे, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी हम इस पर काफ़ी काम कर रहे थे और स्ट्रेटेजिक पोस्ट फोर्सेस कमांड का ये हिस्सा रही है। अब देखिए जो APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप वाला एक प्रोग्राम था हमारे पास, जिसमें एकीकृत मिसाइल विकास सिस्टम जो हम चला रहे थे, उसमें जो हम 5 मिसाइलों को डेवलप कर रहे थे उसमें से जो पहली थी वो पृथ्वी ही थी, तो ये उसी का पार्ट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पृथ्वी सीरीज की 3 मिसाइलें भारत में विकसित की जा चुकी हैं। पृथ्वी 1 जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 जिसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर, और पृथ्वी 3 जिसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर, राइट। तो थोड़ा सा कहीं पे 250 लिखा होगा, कहीं पे 350 लिखा होगा, दोनों ही ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ये जो है 350 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अगर हम सेकेंड वाले वेरिएंट की बात करें, थर्ड वाला तो 600 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़िया, इतना समझ गए। अब देखिए पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे विचार कर लेते हैं। पहला कह रहा है ये एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत DRDO द्वारा विकसित की गई पहली मिसाइल है। मैंने फैक्ट आपको भी बताया, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऐसी चीज़ें तो हमें वैसे भी पता होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के तौर पे, है ना। तो चलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। फिर ये कह रहा है सतह से सतह पर, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में, आयुध ले जाने में सक्षम है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हमने बोला ना कि 1000 टन तक का पेलोड ले जा सकती है, तो और सरफेस टू सरफेस है, ये भी ठीक है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 4000 किलोमीटर है। देखिए 4000 किलोमीटर इज ह्यूज, क्योंकि 5000 किलोमीटर तो हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल ही बन जाती है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर आप मार कर सकते हो। तो ये तो थोड़ा सा एक्सेस है, ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि 250 350 की इसकी रेंज है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो जल्दी बताइए कौन सा सही है। बिल्कुल ठीक बात, पहला और दूसरा, यानी कि C जो है इसका राइट आंसर हो
हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है ड्रोन के अनुप्रयोग। देखिए यूपीएससी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे उन्होंने अभी हाल ही में पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक बात है। तो इसी तरह ड्रोन के बारे में तो हम पढ़ते रहते हैं, बट द एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन यू मस्ट नो अबाउट इट, राइट। तो आज इसी के हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आया था कि ड्रोन की मदद से जो हमारे करीब 11 लाख बीज हैं वो ड्रॉप किए जाएंगे। देखिए जो तिरुपति के दक्षिण में एक एरिया है, वहाँ पर क्ले यानी मिट्टी के बॉल्स बनाए गए हैं, उन बॉल्स के अंदर बीजों को मिक्स किया गया है और फिर ड्रोन की मदद से उनको जो है नीचे गिराया जाएगा। तो वहाँ पे मिक्स ऑफ सीड्स है अलग अलग चीज़ों के, और बेसिकली एक फॉरेस्ट को डेवलप करने का विजन वहाँ पर रखा गया है, ताकि वहाँ की जो जैव विविधता है, वहाँ का जो फ्लोरा फ्योना है, उसको एक तरीके से क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके। तो अगर कभी इस तरह का ऐसे लिखने को आ जाए कि टेक्नोलॉजी का पर्यावरण के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, या फिर कभी इस तरह की केस स्टडी एथिक्स में आ जाए कि द गुड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द इन्वायरमेंट, इस तरह की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, इनको आप नोट्स बनाकर भी रख सकते हैं, ठीक बात है। चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो ड्रोन है वो बहुत ही अनबिलीवेबल रूप से शक्तिशाली बहुमुखी औद्योगिक उपकरणों के रूप में उभर रहे हैं। इनके जो यूजेस की क्या एक बहुत विस्तृत श्रृंखला है जिसको ये पूरा करते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रोन की एप्लीकेशंस बताई हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, ज्योग्राफिक मैपिंग में है, शिपिंग और डिलीवरी में है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये वाला रिकॉर्डिंग ख़त्म करके वेट करूं कि मुझे भूख लगी है और मैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूं, तो क्या ही कमाल हो कि एक पिज़्ज़ा जो डिलीवर करने वाला डिलीवरी बॉय है वो ना आए लेकर, बल्कि एक ड्रोन मेरा पैकेट लेकर आ जाए। कितना इंटरेस्टिंग होगा ना वो। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ऑलरेडी इंडिया में भी चल रहे हैं। फिर देखिए एरियल फोटोग्राफी हो सकती है, तो आजकल शादियों में तो ड्रोन के द्वारा पिक्चर्स शूट कराने का चलन चल ही गया है, राइट। लोग प्री वेडिंग शूट कराते हैं। फिर देखिए एंटरटेनमेंट में, लॉ इन्फोर्समेंट में, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में, वेदर फोरकास्ट करने में, सर्च और रेस्क्यू में, और प्रिसिजन एग्रीकल्चर, ये दीज आर दी सम सेक्टर्स जो एक ब्रॉड हेडलाइन के रूप में आप याद रख सकते हो। इस तरह का एक डायग्राम अपने मीन्स की आंसर राइटिंग में भी आप बना सकते हो। दिस विल फैच यू मोर मार्क्स, राइट। तो आपको क्या इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा नोट करके रखना चाहिए, राइट। चलिए अब थोड़ा सा हिंदी की तरफ स्विच करते हैं कि ये सारी चीज़ें हिंदी में कैसे लिखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो ड्रोन क्या है, देखिए मानव रहित विमान होते हैं, उसके लिए एक आम शब्दावली है। ड्रोन एक ऐसा विमान है जो स्वायत्त रूप से संचालित होता है, और भैया बिना पायलट के रिमोट से आप इसको बहुत दूरी से ही कंट्रोल कर सकते हो। पायलट वगैरह की जरूरत नहीं है, खुद से उड़ जाता है, ठीक बात है। अब देखिए इंडिया में क्या है, ड्रोन का कितना वजन होगा, कितना वेट होगा, इसके आधार पर उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे नैनो ड्रोन जो होते हैं जो 250 ग्राम से कम या उसके बराबर होंगे, माइक्रो ड्रोन जो 250 ग्राम से लेकर 2 किलो तक के होंगे, छोटा ड्रोन स्मॉल में आ जाएगा 2 किलोग्राम से लेकर 25 केजी तक का, मध्यम में 25 केजी से अधिक और 50 किलोग्राम से कम या बराबर, और बड़ा ड्रोन देखिए 150 किलोग्राम से अधिक होगा। यहाँ पे शायद मैंने 50 बोल दिया, 150 है ये भी, ठीक है। तो इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, एक स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी में आ सकता है। चलिए इसके बाद देखिए अब ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहली बात तो रक्षा में, डिफेंस में यूज़ हो सकता है, सर्विलांस करने के लिए। जब मौसम ख़राब है, अंधेरा है, कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं बहुत ठंडे जहाँ पर मिलिट्री पर्सनल्स को डिप्लॉय करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वहाँ पर ड्रोन्स वगैरह की मदद से आप सर्विलांस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आतंकवादी हमले होते हैं उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर हेल्थ केयर डिलीवरी में तो अभी देखिए तेलंगाना सरकार एक स्कीम लेकर आई जिसमें जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर टीके पहुँचाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो इस स्कीम को जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसने हाल ही में क्या है मंजूरी दे दी है। तो इसको भी आप एक एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के अगर अनुप्रयोगों की बात आती है तो। फिर देखिए एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में अभी तो मैंने आपको बताया देखिए सीड्स आप डिस्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होता है,
उनका स्प्रे किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में स्प्रे करने वाले ड्रोन तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, इंटरनेट पे आप सर्च करके देख सकते हैं। फिर देखिए जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीम्स हैं, वहाँ पर किसी आपदा की वजह से फसल को कितना नुकसान हुआ है उस सब की फोटोग्राफी करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी का क्या हालात है, इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए आप ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर वास्ट नंबर ऑफ बेनिफिट्स। फिर देखिए निगरानी के लिए जैसे स्वामित्व एक योजना, ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें क्या है भाई, जो 1 साल से भी कम समय में जो आबादी है उसका जो है मानचित्रण आप कीजिए और करीब कितने आधा मिलियन गाँव के निवासियों को उनके संपत्ति कार्ड जो है फिर मिले हैं, यानी कि किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है इसका पूरा सर्वेलेंस किया गया और फिर उनको उसकी प्रॉपर्टी का एक कार्ड दे दिया गया। तो अब उनके पास क्या मालिकाना हक आ गया, अब कोई उनको बेदखल नहीं करेगा। तो देखिए इस तरह के काम भी ड्रोन की मदद से हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए संपत्ति और जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनकी वास्तविक समय में निगरानी हो सकती है। गाँव वगैरह में नहीं होता, जो बिजली के तार होते हैं उन पे वो अपना एक उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो दैट पर्टिकुलर वर्ड, वो ऐसे टाँका लगा देते हैं, राइट, और फिर इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं और बिजली का बिल देते नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की क्या है, निगरानी हो सकती है। ठीक बात है। फिर जैसे चोरी की रोकथाम हो सकती है, भाई चोर आए और घुसे और उनको नहीं पता, छोटा सा ड्रोन जो है वहाँ पे ऊपर उड़ रहा है और उनको पकड़ ही लेगा वो। ठीक बात है, तो इस तरीके से। फिर इसके अलावा क्या है, अवैध शिकार अगर कोई जंगलों में कर रहा है तो सर्वेलेंस हो सकता है। जंगल वन्य जीवों की सुरक्षा में यूज़ हो सकता है। प्रदूषण का क्या मूल्यांकन है, हमारे यहाँ की जो एयर है वो कैसे खराब है अच्छी है, तो ड्रोन में सेंसर्स लगा के आप उसको इन्वायरमेंट में छोड़ दीजिए, घूमता रहेगा अपना मजे से, सेंस करता रहेगा, ओहो यहाँ बहुत धुआं है, यहाँ कम धुआं है, और आपको फिर बता देगा। ठीक बात है। इसके अलावा देखिए कानून प्रवर्तन में, लॉ इन्फोर्समेंट में यूज़ हो सकता है। आपातकालीन से कर्फ्यू वगैरह अगर लग गया है तो देखिए ज़रूरी चीज़ों को पहुँचाने का काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा लोगों को डिस्बर्स करने के लिए, ये पहचान करने के लिए कि तोड़फोड़ में कौन शामिल लोग थे, ताकि फिर कुछ गवर्नमेंट्स उन पे बुलडोजर चलवा सके। खैर कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक बात है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे ड्रोन जो है काम कर सकते हैं। आग और जो आपातकालीन सेवा वगैरह की सर्विस ये दे सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ड्रोन का यूज़ हो सकता है। आप और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, बस यूज़ करना चाहिए, आना चाहिए उसको ऐसे और एथिक्स में, और प्रीलिम्स की जब स्टेटमेंट आती है उसमें से छांटना आना चाहिए। ठीक बात है। आइए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। भारत में जो ड्रोन का उपयोग है वो पहली बार 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था। दिस इज अ वेरी राइट स्टेटमेंट, इसको याद कर लीजिएगा। कई बार लगता है यार ड्रोन तो भी हाल फिलहाल में हमने शुरू किया, पिछले 4-5 सालों से सुनना, बट नहीं, हाँ, इंडिया में कारगिल के टाइम से ही हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ तो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भारत में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को अब समाप्त कर दिया गया है। दिस इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न्यू गाइडलाइंस आई थी जिसमें उन्होंने इस वाले लाइसेंस की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया था। ये भी ठीक है। फिर कह रहा है ड्रोन को नो फ्लाई जोन के रूप में जो निर्दिष्ट क्षेत्र है उसमें उड़ाया नहीं जा सकता, जैसे दिल्ली का विजय चौक। भाई जहाँ नाम ही है नो फ्लाई जोन, आप उड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कि उड़ नहीं सकते, इसका और क्या ही मतलब होगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर ये कह रहा है कि ड्रोन संचालन से संबंधित अधिकतर जो एजेंसियां हैं वो राज्य निकाय हैं और इनके द्वारा सुरक्षा जोखिमों का आकलन गंभीरता से नहीं किया जाता है। दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ये कह रहा है भाई एक तो जो स्टेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन वाली काम को कर रही है और वो चेक भी नहीं करती। कैसा हो सकता है सरकार की तरफ से कोई काम किया जाए और फिर उसका सेफ्टी चेक्स भी ढंग से ना हो? ये तो नहीं होता है ना। तो ये स्टेटमेंट तो या तो वो गलत है या तो ये गलत है, दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते। तो आपको नहीं भी पता है लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी है इसलिए गलत है। सही क्या है? देखिए ये तो बात ठीक है कि अधिकतर जो संचालन एजेंसियां हैं वो राज्य निकाय हैं, बट उनके द्वारा सेफ्टी चेक्स बहुत सीरियसली किए जाते हैं, है ना। कम ऑन, क्यों नहीं किए जाएंगे? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब गलत पूछा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। भारतीय दंड संहिता 1860 जो है, आईपीसी जो है, उसकी धारा 295A, ये देखिए न्यूज़ में है। आजकल बहुत जल्दी हम लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। किसी भी धर्म के हम लोग हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं बोल रही हूँ, सीरियसली हमें थोड़ा सा एक व्यक्ति के रूप में, एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में टॉलरेंस को अपने अंदर विकसित करने की ज़रूरत तो है। एक राष्ट्र के रूप में हमें थोड़ा सा तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन हाँ, जहाँ पर गलत हो रहा है तो उसको गलत कहना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक हद तक ही टॉलरेंस हो सकती है, जब सीमा से पार कुछ चला जाए तो फिर बोलना भी पड़ता है। तो कई बार बहुत बारीक लाइन होती है ये पता करने में कि जो बात कही गई है वो एक्चुअल में आपको आहत करने के लिए कही गई है या फिर आप ओवर सेंसिटिव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एथिक्स का मुद्दा भी बन सकता है, एक एसे का मुद्दा भी बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 295A है वो इसी जो है धार्मिक भावनाओं के आहत के मामले से संबंधित है। तो हमें जो है पता होना चाहिए, जैसे हेट स्पीच, आईपीसी सेक्शन 295A एंड हाउ कोर्ट्स हैव रीड द लॉ। इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताई गई थी। देखिए 1973 में रामलाल पुरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस आया था, जहाँ पे एक्चुअली ये बताया गया था कोर्ट की तरफ से कि जो हाइपर सेंसिटिव मैन होते हैं उनके लिए भैया हम हर एक मामले में दखल नहीं दे सकते। ये एक कॉमन सेंस आप यहाँ पर लगाइए, ये हाइपर सेंसिटिव बनने की ज़रूरत नहीं है। खैर देखेंगे, अभी देखिए आराम से समझते हैं एक एक कर कर। ये जो आईपीसी की धारा 295A है, इसके तहत वो कृत्य अपराध माना जाता है जहाँ कोई आरोपी व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या करने का प्रयत्न करता है। दिस इज द डेफिनेशन। अगर आप भारत के नागरिकों के किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसा दिखाते हैं, कुछ ऐसे इशारे करते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है, तो ये एक हेट स्पीच का ही तरीका माना जाएगा और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है इंडिया के अंदर, ठीक बात है। अब इसके अंदर कुछ बातें आवश्यक हैं तभी माना जाएगा कि भाई धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। हाँ, कुछ भी कह दिया और फट से धार्मिक भावनाएं आहत होगी, जो कि आजकल इंडिया में बहुत हो रहा है, वैसा नहीं, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो क्या है, भारत के किसी वर्ग के व्यक्तियों की धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करना चाहिए या ऐसा करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये तो हमने समझ लिया। दूसरा क्या करना है, ये एक विमर्शित यानी कि डिलिब्रेट प्रयास हो, ठीक है। और दूसरा विद्वेषपूर्ण आशय, आपकी मालिशियस इंटेंशंस हो, ये ऐसा है तो ही होगा। दूसरा, ये अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों के द्वारा या फिर संकेतों के द्वारा, दृश्य रूपणों के द्वारा या अन्यथा किया गया हो। जैसे कोर्ट में केस गया था, एक व्यक्ति का जनेऊ उतार दिया था दूसरे व्यक्ति ने, तो कोर्ट ने उस टाइम पर इन सारे तरीकों में से वो नहीं माना था और कोर्ट की तरफ से उस व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इसको अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी है कि कोर्ट ही डिसाइड करता है एक्चुअली कि क्या आपकी भावनाएं सच में खराब थी, क्या आपने जानबूझकर ऐसा किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, बहुत बारीक सी लाइन होती है, मतलब जो अपमान है वो जानबूझकर किया जाना चाहिए और गलत इरादों से किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। अनिच्छुक और अनपेक्षित अभिव्यक्ति, यानी कि भाई आप चाहते नहीं थे किसी का अपमान करना, आपसे हो गया बस, ठीक है। मतलब आपकी कोई इंटेंशंस नहीं थी वैसा करने की, आपके कोई गलत इरादे नहीं थे, बट सामने वाले को लगा भाई मेरे रिलीजन की आपने इंसल्ट की है, तो वो देखिए जब सीन होगा तो उसमें ये वाली धारा लागू नहीं होगी, ठीक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा मुझे बताइएगा, आजकल इंडिया में जो इंटॉलरेंस बढ़ी है, आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीज़न है? कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हैं। तो देखिए अब एक क्विज देखते हैं। रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, पहली बात तो भारत के नागरिकों के वर्ग के
धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान हो, उसके हर कृत्य को हम दंडित नहीं करेंगे। भाई हर चीज इंसल्ट नहीं मानी जाएगी, बल्कि केवल वही जहां 2 वर्ड ध्यान रखेंगे अगेन फिर से कि आपने किया है डिलिब्रेट यानी कि विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय यानी कि मालिशियस इंटेंशन से ये चीज की हो। ठीक बात है, इसको जरूर ध्यान रखना है और चाहे तो इस कीज को नोट करके रख सकते हैं, काम आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम समझ गए। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये 4 आपको चीजें दी गई हैं, इनको आपने यहाँ पर मैच करना है। तो इट्स प्योरली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। याद है तो आता है, नहीं याद है तो नहीं आता है। आप फर्दर नॉलेज के लिए इसको याद कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि आईपीसी के प्रावधान है, यहाँ पे उनके लिए सेक्शन है। धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को क्षति पहुंचाना, तो धारा 295 सही है। फिर धार्मिक सभा को भंग करना, तो धारा 296 ये भी ठीक है। और जो कब्रगाह कब्रिस्तान वगैरह होते हैं वहाँ पर अगर कुछ गलत चीज़ें आप कर रहे हैं तो धारा 297 होता है। और किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से अगर आप बोल रहे हैं तो सेक्शन 298 के तहत तो एक अपराध होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सही मैच है। तो ए का 1, ठीक है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है परमाणु निशस्त्रीकरण। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। देखिए, द फ्रजाइल स्टेट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, हाउ हैज इंडिया फेयर्ड इन सिप्री एनुअल रिपोर्ट, इज द वर्ल्ड बिकमिंग इंक्रीजिंगली मोर मिलिटराइज्ड। सिप्री की रिपोर्ट आई थी, हमने पढ़ा था। अब उसके ऊपर एडिटोरियल आया है कि दुनिया और भारत के बहुत ज़्यादा सैन्यकृत, ज़्यादा मिलिटराइज्ड होती जा रही है ना। ये जो न्यूक्लियर वेपनरी है, इसको लेकर क्या कुछ देखने सुनने को मिलता है। तो परमाणु निशस्त्रीकरण क्या होता है पहले, या निरस्त्रीकरण क्या होता है, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें या जो भी इसका राइट प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है, उसको समझते हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या था, परमाणु हथियारों को कम करने या समाप्त करने का कार्य है। एक परमाणु हथियार मुक्त दुनिया जिसमें परमाणु हथियार पूरी तरह से क्या है, समाप्त हो जाते हैं। और जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात आती है तो ट्रीटी को आपको पढ़ा होना चाहिए, जो कि परमाणु अप्रसार संधि, वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि जो एडिटोरियल है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमें एनपीटी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है कि परमाणु हथियार और हथियार की जो प्रौद्योगिकी है उसके प्रसार को रोका जाए, लेकिन परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। भाई न्यूक्लियर जो आपका एनर्जी है वो हर तरीके से खराब नहीं है। हर चीज़ या तो वाइट या तो ब्लैक नहीं होती है, कुछ ग्रे भी होता है। कई बार जब आप अपने किसी मुद्दे पर ओपिनियन बनाते हैं तो इतने रिजिड ना बनाया करें कि या तो वो पूरी वाइट है या तो वो पूरी ब्लैक है। स्कोप रखा कीजिए कुछ इम्प्रूव करने का, किसी की सुनने का, किसी की कहने का, बातचीत करने का मौका हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हथियारों को रोकने की बात की गई है, बट शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इस संधि पर 1968 में सिग्नेचर किए गए थे, 1970 में ये लागू हुई। फिलहाल इसकी वेबसाइट पर दिखाया गया है कि 191 सदस्य देश जो है इसमें अभी फिलहाल है। भारत इसका देखिए सदस्य नहीं है। और ये देखिए कहती है कि अगर आप न्यूक्लियर पावर तक एक सिविलियन पहुँच, एक शांतिपूर्ण पहुँच चाहते हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि जो परमाणु हथियार की अगर कुछ आप बनाने की योजना कर रहे हैं तो वो नहीं होगी, भविष्य में भी आप कुछ इस तरह का डेवलप नहीं करेंगे। यानी कि अगर न्यूक्लियर ईंधन तक आप पहुंच चाहते हैं, न्यूक्लियर पावर का आप अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ चाहते हैं और आप इसके लिए कुछ देशों से ईंधन खरीदना चाहते हैं, तो आपको इस संधि पर साइन करने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद जो है आपको ये वादा करना पड़ेगा कि आप इस तरह के हथियारों के काम में नहीं जाएंगे, और तब आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे भारत क्योंकि एनपीटी का साइन नहीं है तो वो एक पर्टिकुलर देश के साथ जो है आप कह सकते हैं समझौते साइन करता है, फिर ईंधन वगैरह का डिमांड हम पूरी करते हैं। ठीक है, इस जो एनपीटी के सदस्य देश है हम क्योंकि इसके सिग्नेचरी नहीं है तो हमें आराम से न्यूक्लियर ईंधन नहीं मिल जाता। हमें देशों के साथ, हर एक देश के साथ अलग तरीके से डिप्लोमेसी को खेलना पड़ता है। ठीक बात है। अब देखिए, जो परमाणु एनपीटी कहती है कि
परमाणु हथियार वाले पक्ष कौन होंगे। दरअसल इस संधि के साथ प्रॉब्लम ये है, ये कहती है कि भाई 1967 से पहले परमाणु हथियार, परमाणु विस्फोटक उपकरण निर्माण या विस्फोट करने वाले जो देश है वो अगर 67 से पहले थे तो वो तो न्यूक्लियर पावर हैं। उसके बाद अगर किसी ने बाद में कुछ किया है तो उनको मान्यता नहीं दिया जाता। इसीलिए भारत कहता है भाई ये क्या भेदभाव है, आपने कट ऑफ डेट रख दी। एक तो इन कट ऑफ डेट्स को लेकर आजकल बहुत इश्यू नहीं हो रहे हैं, याद कीजिए एक और कट ऑफ डेट को लेकर इश्यू हो रहा है आजकल। खैर, तो ये कहता है भाई 1961 से पहले आपने एवं कुछ भी रख दिया है कि उससे पहले अगर कर लिया है तो ठीक है, इसके बाद किया है तो नहीं ठीक है। और इंडिया इसीलिए इस पर साइन नहीं करता कि आप 5 कंट्रीज कुछ ऐसी जिन्होंने इससे पहले कर लिया था जिसमें चीन में शामिल है उनको तो मान्यता देते हैं, हमें कहते हैं कि हम अपने परमाणु हथियार खत्म कर दें। भाई हमारे तो 2 नालायक पड़ोसी ऐसे बैठे हुए हैं कि 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन हमें झेलनी पड़ सकती है और आप चाहते हैं कि हम अपने परमाणु हथियार जो है सरेंडर कर दें। तो ये भारत का एक पक्ष है। यहाँ पर देखिए कुछ कंट्रीज दी गई हैं जिनके बारे में बताया हुआ है, जैसे जो ब्लू कलर में है वो कौन सी कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जिन्होंने साइन भी किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत जो नॉर्थ कोरिया है येलो कलर में, ये वो कंट्री है जिन्होंने संधि को बट फिर विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है जिन्होंने भाई भारत और पाकिस्तान जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है बट संधि को साइन नहीं किया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका छोटा सा इजराइल है जिनके बारे में बिलीव किया जाता है इनके पास बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर हथियार है। भाई इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अव्वल है, लेकिन इन्होंने एनोनिमस स्टेटस रखा हुआ है। एक आप कह सकते हैं ना हाँ करते हैं ना करते हैं। ठीक है, और ये जो हाँ या ना कुछ भी नहीं करते हैं ना, इसमें बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ग्रीन कलर वाले वो हैं जिन्होंने ना तो साइन किया हुआ है और ना ही संधि को इन्होंने, ना ही इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये साउथ सूडान के बारे में एक फैक्ट ध्यान रख लीजिएगा, ये अकेला ऐसा अफ्रीकन नेशन है जिसने NPT पर साइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने क्या ध्यान रखनी। इस मैप का चाहे तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, राइट। चलिए, हो गया। अब देखिए भारत क्या कहता है, मैंने आपको बता दिया कि भारत ने देखिए ये कहा है कि भारत वो 5 देशों में से एक है जिन्होंने या तो सिग्नेचर ही नहीं किया या सिग्नेचर किया बट अपनी सहमति वापस ले ली। कौन कौन है बाकी? पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया, दक्षिण सूडान। भारत कहता है ये भेदभावपूर्ण है और भारत ये कहता है कि ये चुनिंदा रूप से गैर परमाणु शक्तियों पर लागू होती है। 5 परमाणु हथियार संपन्न शक्तियों के एकाधिकार को लीगलाइज करती है, वैध करती है। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, इसका उद्देश्य परमाणु हथियार और हथियारों की प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। बिल्कुल सही बात, नाम से ही पता चल रहा है इसके, है ना। फिर ये कह रहा है 5 परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों सहित कुल 191 देश इस संधि में शामिल है। ये भी बिल्कुल ठीक है, हमने अभी पढ़ा इसको, है ना। फिर इसके हस्ताक्षरकर्ता देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पर्यवेक्षण में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, यही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो तीनों सही है। तो क्या है, तीनों आंसर हमारा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारा 5वां टॉपिक, 5वां क्वेश्चन और साथ में ये वीडियो, तीनों ही चीज़ें खत्म होती है। और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। गर्मी ज़्यादा हो रखी है बट आई होप कि दिल्ली में जल्दी मानसून आ जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठाना है, चाय पीनी है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। नमस्कार।